सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक 26 रहेगा। नाउ मॉक 26 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेसिकली हम फर्दर, क्योंकि ये हमारा लास्ट मॉक यहाँ पे रहने वाला है एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो पेंडिंग यूपीएससी के या फिर मतलब आईएएस के जो एमसीक्यूज हमारे पास हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो गुप्ता गुप्ता में कवर्ड नहीं थे उनको अगेन मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। नाउ देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन हैं दीज हैव बीन रिसेंटली आस्क्ड, आप ये मानिए यूपीएससी 2024 25 26 रिसेंट एग्जाम से मैंने ये पिक किए हैं। नाउ देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टाइप ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन, एंड यहाँ से आपको वाटर डिमांड मेंशन की गई है एंड आपको बताना है मैच करके कि कौन सी डिमांड कहाँ पे मैच कर रही है। नाउ अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अच्छा सिनेमास, देन फैक्ट्रीज यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। नाउ देखिए हमारे पास इनिशियली क्या है, रेस्टोरेंट, एंड अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो हमारे पास अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, देखिए पहले तो यहाँ पे पर कैप्शिया या फिर यहाँ पे भी अगेन पर कैप्चा। सो रेस्टोरेंट की बात हो रही है, इसका मतलब हमारे पास पर सीट के हिसाब से होगा। अब देखिए पर सीट में हमें 70 पर सीट लेना है या फिर 15 पर सीट। सो अगर मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूं, रेस्टोरेंट्स में हमारा अराउंड 70 पर सीट बनता है। सो इट इज़ हमारे पास बी का क्या बनेगा, बी का हमारे पास 2 बनेगा। नाउ जब हमारे पास बी का 2 बना, सो ये और ये हमारा इलिमिनेट हुआ यहाँ से। सो दिस मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो आर हमारे पास होगा, आर का हमारे पास 4 होगा, दैट इज सिनेमास या फिर कॉन्सर्ट हॉल वगैरह थिएटर, इनमें भी पर सीट के हिसाब से ही होगा। क्लियर। सो इनमें कितना पानी लगता है, 15 पर सीट। ये चीज़ें आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। देखिए जो सिनेमा हमारे पास है एंड यहाँ से देखिए रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट में आपको खाना है, पीना है, हाथ धोने हैं। सो यहाँ पे एज कम्पेयर टू सिनेमा, क्योंकि यहाँ पे एक ही काम होगा, खाने का काम रेस्टोरेंट में। सिनेमा में आपको मतलब मूवी देखनी है, कोई कॉन्सर्ट वगैरह देखना है, सो खाने का कम काम होगा एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट में 70 पर सीट एंड जो सिनेमा हमारे पास है यहाँ पे 15 पर सीट। अगर आपको ये चीज़ पता भी नहीं होती, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे बायोलॉजिकली, क्योंकि इनमें पर सीट के हिसाब से होगा रेस्टोरेंट में या फिर सिनेमास में। देन अगर हम नर्सिंग होम की बात करें यानी कि हॉस्पिटल वगैरह, फिर फैक्ट्रीज़ की बात करें, सो यहाँ पे पर कैप्शिया के हिसाब से होगा। क्लियर। सो यहाँ पे पर कैप्शिया के हिसाब से हमारे पास होगा। नाउ अगर आप देखोगे नर्सिंग होम एंड फैक्ट्रीज यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बचे हैं। नाउ अब यहाँ से ऑप्शंस और क्या बचे हैं, 45 पर कैप्शिया, सो ये आपका बचा है, एंड 135 पर कैप्शिया। नाउ इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में आपने देखा था मतलब लोअर चीज़ें भी हमारे पास होती हैं, मतलब आप 45 या फिर 50 पर कैप्शा के हिसाब से भी मिनिमम वहाँ पे ले लेते हो। सो 45 हमारा फैक्ट्री के साथ बनेगा एंड देयरफॉर जो हमारे पास नर्सिंग होम एंड मेडिकल क्वार्टर्स हैं यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका 135 पर कैप्शिया बनेगा। कम से कम मिनिमम इतना तो होना चाहिए कि इसमें नर्सिंग होम एंड मेडिकल क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि मेडिकल क्वार्टर में देखिए वहाँ पे लोग रह रहे होंगे। क्लियर। उनके रहने के लिए भी आपको सोचना है। सो मिनिमम वहाँ पे 135 हमारा लगेगा। सो देयरफॉर पी का हमारे पास क्या आ रहा है, पी का 2 एंड आर का बाय डिफ़ॉल्ट 4 आया था एंड क्यू और एस का यहाँ पे हमें देखना है। सो एस का हमने क्या देखा, एस का हमने 1 देखा एंड देयरफॉर यहाँ पे 3 बचेगा क्यू के साथ। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आइए ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, एंड दीज आर ऑल मोस्टली जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्पीक किए हैं वो रिसेंट 2024 टू 2026 एग्जाम के क्वेश्चन हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल फिक्सिंग द डिज़ाइन पीरियड फॉर वाटर वर्क। सो आपको कौन सा फैक्टर इनमें से दिमाग में रखना है जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप डिज़ाइन पीरियड सिलेक्ट करोगे किनका, वाटर वर्क्स का। देखिए फंड्स अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अच्छा वेट, funds available for the completion of the project. If more funds are available, the design period should be more. सो पहले बात कर रहा है किनकी यहाँ पे पैसों की बात हो रही है। फिर लाइफ ऑफ द पाइप अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल्स यूज्ड इन द वाटर सप्लाई स्कीम। अब यहाँ पे लाइफ ऑफ पाइप एंड साथ में जो अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल है, सो मटेरियल की लाइफ की बात कर रहा है। एज फार एज पॉसिबल द डिज़ाइन पीरियड शुड बी लॉन्गर देन द लाइफ ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द वाटर सप्लाई स्कीम। दूसरे में बोल रहा है कि डिज़ाइन पीरियड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लाइफ ऑफ मटेरियल। सो ये तो सीधे गलत हो रहा है, क्योंकि जो मटेरियल की लाइफ है, फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल आपका 10 ईयर्स चलने वाला है, आप डिज़ाइन पीरियड 15 ईयर्स कर रहे हो, सो फेलियर तो होगा ही। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी लोन्स टेकन
टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इफ़ इट इज़ मोर इट विल बी गुड। सो ये तो यहीं से ख़त्म हुआ, ये ऑप्शन भी ख़त्म हुआ। नाउ यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, यहाँ पे मटेरियल की लाइफ की बात हो रही है। सो जो पहला प्राइमरी ऑप्शन हम लेके चलते हैं दैट इज़ डिज़ाइन में जो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है दैट इज़ मटेरियल डिज़ाइन। सो प्रोजेक्ट में पहला ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, मटेरियल डिज़ाइन हमारे पास, या फिर लाइफ यहाँ पे सिलेक्ट होती है। फिर सेकेंडरी जब हमने मतलब 2-3 डिज़ाइन देखें एंड हमने एक पर्टिकुलर डिज़ाइन सिलेक्ट किया, उसके बाद आता है किसकी बात, फंड्स की बात या फिर पैसे की बात बाद में आएगी। सो इट इज़ सेकेंडरी ऑप्शन हमारे पास। सो लाइफ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड हमारे पास, दिस इज़ नंबर थर्ड, ये हमारे पास था नंबर 2। सो दिस इज़ नंबर थर्ड। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट फ्लो स्कीम फॉर ग्राउंड वाटर विद द लो मिनरल कंटेंट बट प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्शनल गैसेस। सो बोल क्या रहा है कि हमारे पास आपको करेक्ट सीक्वेंस पकड़नी है कि कौन सी स्कीम यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, किसके रिलेटेड, ग्राउंड वाटर के रिलेटेड। बट साथ में हिंट क्या दे रहा है, लो मिनरल कंटेंट एंड प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्शनल गैसेस। क्या आपको करना है, सो हर एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे रॉ वाटर दिख रहा होगा, अच्छा लास्ट पे सप्लाई भी दिख रहा होगा। सो बीच के ऑप्शन से आपको पिक करने हैं। यहाँ पे एरिएशन, डिसइंफेक्टेंट, फिर डिसइंफेक्शन टैंक, फिर यहाँ पे डिसइंफेक्शन टैंक पहले, फिर डिसइंफेक्टेंट, फिर यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट, फिर डिसइंफेक्शन टैंक, अगेन डिसइंफेक्शन टैंक। नाउ आपने अपने आंसर्स मैच किए होंगे। सो इट इज़ ऑप्शन ए। सो पहले रॉ वाटर आएगा हमारे पास, रॉ वाटर में आप क्या करोगे, एरिएशन करोगे, ताकि जो आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, ताकि आपका क्लोरीन डोज कम लगे, खर्चा कम लगे जब आप पहले ही एरिएशन करोगे। क्लियर, जब आप पहले ही एरिएशन करोगे, ये चीज़ आपने क्लोरीनेशन में देखी है। अगर हमारे पास एरिएशन पहले नहीं होगी, क्लोरीनेशन जो है वो थोड़ी अनइकोनॉमिकल हो जाती है। फिर जब डिसइंफेक्टेंट आपने मिलाया, उसके बाद पानी किधर जाएगा, डिसइंफेक्शन टैंक में, थोड़ा यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहेगा, उसके बाद हमारे पास ये सप्लाई के लिए छोड़ा जाएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज नंबर 4 था हमारे पास। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्विमिंग पूल वाटर। सो स्विमिंग पूल वाटर के बारे में आपसे पूछ रहा है। इट शुड नॉट हैव डिसइंफेक्टेंट डिजॉल्वड इन इट। सो ये बोल रहा है कि इसमें डिसइंफेक्टेंट आप डिजॉल्व ही ना करो। मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल शुड बी एडेड इन ट्रीटिंग वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल। कम से कम मिनिमम, यानी कि जो मिनिमम कंसनट्रेशन आपको लेनी है, सो मिनिमम अमाउंट तो आपको लेना ही है ताकि कंसनट्रेशन विद इन लिमिट्स रहे। फिर द वाटर ऑफ द पूल नीड नॉट टू बी विजिबल एट मैक्सिमम डेप्थ, यानी कि पानी जो है वो विजिबल नहीं होना चाहिए। द पूल नीड नॉट हैव एन एफिशिएंट सरफेस वाटर रिमूवल सिस्टम। सो सीधे हमारे पास ऑप्शन बी बनेगा, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल शुड बी एडेड इन ट्रीटिंग वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल। एंड अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि क्लोरीनेशन करे कि यूवी। देखिए, जो गुप्ता में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो हमारा यूवी होता है ये बेसिकली जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हमारे पास हैं, एडवांस्ड कंट्रीज़ में लिया जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है इट इज़ वेरी कॉस्टली, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। एंड इंडिया में आपको रियरली ये दिखेगा। इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडिया में हम क्लोरीनेशन करते हैं। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन किया होगा कि बेस्ट ऑप्शन मतलब कहाँ की बात हो रही है, सो आप क्लोरीनेशन के साथ जा सकते हो। अगर पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि हमारे पास एज़ कम्पेयर टू मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अगर यहाँ पे बात कर रहा होगा या फिर फॉरेन की बात कर रहा होगा, सो उस केस में हम यूवी के साथ जाएंगे। सो क्लोरीनेशन ज़्यादातर हम इंडिया में प्रेफर करते हैं, किसमें, अगेन यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर भी, क्योंकि हमारा यूवी रेज जो है, क्योंकि उसमें आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। क्या आपने यहाँ पे किसी स्विमिंग पूल में देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम स्विमिंग पूल को ट्रीट करते हैं? नहीं, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर मतलब हार्डली मतलब कहीं पे क्या होगा, मतलब 1-2%, उससे भी कम में क्या होगा, जनरली यूवी रेज का यूज़ होता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, ये तो हो गया नंबर 4। नंबर 5, क्लोरीनेशन, लाइमिंग, रिकार्बोनेशन। सो 3 चीज़ों की बात कर रहा है। क्लोरीनेशन, लाइमिंग, रिकार्बोनेशन आर दी पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिट ऑपरेशन फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आयोन ट्रांसफर, सॉल्यूट स्टेबलाइजेशन, अच्छा फिर सॉलिड ट्रांसफ़र, फिर हमारे पास सॉलिड कंसंट्रेशन। सो क्लोरीनेशन, अच्छा इसी हिसाब से लाइमिंग, अच्छा फिर रिकार्बोनेशन, अच्छा
अब बोल रहा है कि ये जो हमारे पास हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिट ऑपरेशन फॉर वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पे कौन सी स्टेबलाइजेशन होती है? सॉल्यूट स्टेबलाइजेशन। सो इनमें आप क्या कर रहे हो? इनमें आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो एंड फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास स्टेबलाइजेशन होता है। सो सॉल्यूट स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है इन सब में। नंबर 6, which what is the function of flocculator in the typical water treatment scheme for surface water? सो यहाँ पे आपको बोलना है कि कौन सी फंक्शन हमारे पास फ्लॉक्यूलेटर की होती है एक टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट स्कीम के अंदर। सो बात कर रहा है किसकी? बेसिकली फ्लॉक्यूलेटर की। सो ऑप्शंस देखिए, to rapid dispersion of chemical coagulations to encounter destabilization of colloid। सो बात हो रही है फंक्शन ऑफ फ्लॉक्यूलेटर की। क्लियर? फ्लॉक्यूलेटर आप क्यों यूज़ करते हो? टू रैपिड डिस्पर्शन ऑफ केमिकल कोगुलेंट्स, ताकि आप केमिकल कोगुलेंट्स का रैपिड डिस्पर्शन करो। फिर टू इनकवरेज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स, ताकि जो कोलाइड्स हैं उनकी डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। टू परमिट द सेटलमेंट ऑफ केमिकल फ्लॉक्स अलॉन्ग विथ कोलाइडल पार्टिकल्स, ताकि आप क्या करो? जो केमिकल फ्लॉक्स हैं उनकी सेटलमेंट कराओ, किन के साथ ही? कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ ही। टू प्रोवाइड फॉर जेंटल मिक्सिंग ऑफ द डिस्टेबलाइज्ड कोलाइडस टू प्रमोट एग्लोमेरेशन ऑफ कोलाइडस इनटू लार्ज इजीली सेटलेबल सॉलिड्स फ्लॉक्स। सो आप क्या करो? आप जेंटल मिक्सिंग करो एंड साथ में डिस्टेबलाइज करो। किनको डिस्टेबलाइज करो? कोलाइड्स को, ताकि आप क्या प्रमोट करो? आप प्रमोट करो एग्लोमेरेशन। आप प्रमोट करो एग्लोमेरेशन, ताकि हमारे पास कोलाइडल सॉलिड फॉर एग्जांपल है या फिर सस्पेंडेड जो वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल है, उनको आप क्या करो? उनका मास बढ़ाओ ग्रेविटी के अंदर, वो सेटल हो जाए। टू रिमूव द फ्लॉक्स एंड कोलाइड्स विच escape फ्रॉम द सेटलमेंट इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सो इट इज ऑप्शन सी। सीधे बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन बोल रहा है किसकी? फ्लॉकुलेशन की। सो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज हमारे पास नंबर 7, what is the function of rapid mixing in the typical water treatment flow scheme for groundwater with high hardness? आपको बताना है कि function of rapid mixing in the typical water treatment flow scheme for groundwater with high hardness, अगर hardness काफ़ी ज़्यादा high है, rapid mixing की function क्या है यहाँ पे? To drive out the objectional dissolved gases such as H2S, CO2, to permit the settlement of chemical precipitates under gravity, to reform the calcium and magnesium bicarbonates to prevent settlement of calcium carbonate, magnesium hydroxide precipitates in the distribution lines. फिर to disperse the lime and soda ash to form chemical precipitates. So rapid mixing आप क्यों करोगे? जैसे ही आप हार्डनेस के लिए आओगे, आप लाइम सोडा प्रोसेस यूज़ करोगे हार्डनेस रिमूव करने के लिए। इसी टाइम आप क्या कर सकते हो? आप बेसिकली रैपिड मिक्सिंग करा सकते हो। रैपिड मिक्सिंग कराओगे सो उससे क्या होगा? टू डिस्पर्स दी लाइम एंड सोडा ऐश टू फॉर्म केमिकल प्रेसिपिटेट्स, ताकि ये अच्छे से लाइम एंड सोडा ऐश हमारा क्या हो जाए? ये हमारा डिस्पर्स हो जाए एंड यहाँ पे बेसिकली हमारी जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाए। क्लियर? किस फॉर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स बन जाए एंड उसको आप फिर रिमूव करो। ये था हमारे पास नंबर 7, दैट इज डी ऑप्शन। नंबर 8, while laying or designing the water distribution system, attempts should be made to keep the सीवर लाइन एंड वाटर लाइन एज फार एज पॉसिबल। सीवर लाइन एंड वाटर लाइन को दूर रखिए। जी हाँ, सीवर लाइन इज अबो दी वाटर लाइन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सीवर लाइन रखोगे ऊपर, नीचे वाटर लाइन फिर ऊपर उसके सीवियर लाइन रखोगे। क्यों? बताया है क्या होगा। अच्छा, फिर सीवर लाइन इज एग्जैक्टली बिलो दी वाटर लाइन। सो सीवर लाइनस हमारे पास क्या है? सीवर लाइनस हम रखते हैं किधर? किधर? जो वाटर लाइन है उसके बिलो हमारे पास सीवर लाइन हो सकती है, बट ये बोल रहा है एग्जैक्टली बिलो। एग्जैक्टली बिलो मतलब अगर ये हमारे पास सेंटर लाइन में, ध्यान दीजिए जब हम डिगिंग करते हैं, बताया था ना, जब हम डिगिंग करते हैं वहाँ पे मेन काम क्या होता है? सेंटर लाइन मार्क करना। ये हमने कहाँ पे देखा था? सीवर्स में। सो सेंटर लाइन जब आपने मार्क की, अच्छा ये आपने सीवर बिछाया। क्लियर? ये आपने सीवर बिछाया। अब बिल्कुल ये बोल रहा है कि इसी के ऊपर एग्जैक्टली यही सेंटर लाइन पकड़ के आप वाटर लाइन को भी रखोगे। दिस इज वाटर लाइन, दिस इज सीवर लाइन। देखिए ऐसा पॉसिबल है कि सीवर लाइन नीचे होगी, वाटर लाइन अबव होगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली जो हमारे पास सीवर लाइन होगी वो एग्जैक्टली सेम सेंटर लाइन पे नीचे होगी। देखिए ये जो हमारे पास है वाटर लाइन, ये इधर हो सकती है,
इधर इधर की ओर हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर ही होगी, ये इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। सो देयरफॉर जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है इन दो में से, इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज सीवर लाइन्स एंड वाटर लाइन्स एज फार अवे एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके इनके बीच आप क्या करो, गैप मेंटेन करो। क्लियर, इनके बीच आप क्या करो, चाहे इधर भी गैप मेंटेन करो या इधर की ओर, सो आप इनके बीच क्या करो, गैप मेंटेन करो। एंड सीवर लाइन विल ऑलवेज बी बिलो, ये हमेशा बिलो होगी। अच्छा, यहाँ पे सीवर लाइन एंड वाटर लाइन क्लोज टू ईच अदर, ऐसा हमारे पास नहीं होता है। नेक्स्ट इज नंबर 9, consider the following statement with reference to mixing of industrial waste water with the domestic waste water. So आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को मिक्स कराना है किसके साथ, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के साथ। द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन बी मिक्सड विथ डोमेस्टिक वाटर when it has higher BOD। सो ये आपका क्या जा रहा है, ये आपका डोमेस्टिक वाटर जा रहा है एंड यहाँ से आपने इंडस्ट्रियल वाटर लाया। अब आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियल वाटर को मिक्स कर रहे हो डोमेस्टिक वाटर के साथ। पहला ऑप्शन, द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन बी मिक्सड विद डोमेस्टिक वाटर व्हेन इट हैज़ हायर BOD। जो इंडस्ट्रियल वाटर होगा जब आप मिक्सिंग करोगे, इसका जो BOD है, ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, BOD हमारे पास क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। जी नहीं, जब आप इंडस्ट्रियल वाटर मिक्स करोगे किसके साथ, डोमेस्टिक वाटर के साथ, BOD हमारा कम होना चाहिए। एंड इसीलिए जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, दैट इज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जब आप उनको क्या करोगे, जब आप उनको जब आप उनको डिस्पोज ऑफ करोगे कहीं पे, सो 500 ppm के बिलो या फिर mg पर लीटर के बिलो इनका क्या होना चाहिए, BOD होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी हायर। सो पहला ऑप्शन गलत। फिर द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन बी मिक्सड विद द डोमेस्टिक वाटर व्हेन द pH वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज हाईली अल्कलाइन। सो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दूसरी चॉइस हमारे पास है कि आप इंडस्ट्रियल वाटर ऐड करोगे डोमेस्टिक वाटर के साथ, जब जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसका जो pH होगा वो हाईली अल्कलाइन होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 10 हो सकता है। इट कैन बी 10, 11, 12, 13, 14। सो इट इज़ अगेन रॉन्ग ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो pH रेंज हमारे पास होना चाहिए दैट शुड बी जनरली 5.5 to आप ये मानिए 9 तक, क्योंकि 10 के अबव हमारे पास जब हम ग्रेटर देन 10 जाते हैं इट इज़ हाईली अल्कलाइन। सो ये चीज़ हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम ये वाली कंडीशंस जो हैं ये प्रेफर करते हैं। 5.5 to 9 pH होना चाहिए एंड BOD कम होना चाहिए, 500 के बिलो हमारे पास होना चाहिए। सो दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हैं, इनकरेक्ट। सो नीदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट इज नंबर 10, द लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सूटेबल व्हेन। बताइए लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आप कब करोगे, when the overall rainfall is very high, there is no river or natural water course, the quantity of sewage is less, rivers usually run full during summer हमारे पास। सो बोल रहा है लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सूटेबल व्हेन, कब आप लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज करोगे। देखिए द ओवरऑल रेनफॉल इज़ वेरी हाई, क्या लैंड ट्रीटमेंट, देखिए लैंड ट्रीटमेंट मतलब बताया था ना, जो हमारा एफ्लुएंट निकलेगा, जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से एफ्लुएंट निकला था, उसको अब आप डिस्पोज आप करोगे इधर ऑन लैंड या फिर वाटर के अंदर आप करोगे। अच्छा, लैंड के ऊपर आप कब करोगे, लैंड के ऊपर। अच्छा, बोल रहा है व्हेन दी ओवरऑल रेनफॉल इज़ वेरी हाई, क्या आप तब करोगे जब रेनफॉल किसी एरिया में ज़्यादा हो रहा है, नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि जहाँ पे आप डिस्कार्ड करोगे ये रेनफॉल उसको बहा के ले जाएगा एंड पोल्यूशन क्रिएट करेगा। सो गलत ऑप्शन। फिर देयर इज़ नो रिवर और नेचुरल वाटर कोर्स, अगर हमारे पास जहाँ पे हम रहते हैं या फिर जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, जिस एरिया में हम हैं, जो हमारी साइट है, अगर वहाँ पे रिवर या नेचुरल वाटर कोर्स अवेलेबल नहीं है तब उस केस में हम करेंगे। सो जी हाँ, सही बात है। फिर द क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज लेस, अगर आपके पास क्वांटिटी ऑफ सीवेज लेस है उस टाइम आप लैंड ट्रीटमेंट करोगे। जी नहीं, उस टाइम आप क्या करोगे, अगर सीवेज और भी कम होगा ये तो बढ़िया बात है, आप जो नॉर्मल आपका नदी नाला होगा उसमें सीवेज डालोगे, क्योंकि आपको डाइल्यूशन उतना तो चाहिए नहीं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हाई लेवल का चाहिए नहीं अगर क्वांटिटी ऑफ सीवेज लेस होगी। सो दिस इज अगेन रॉन्ग। रिवर्स यूजुअली फुल रन फुल ज्यूरिंग समर। अच्छा, सो कब करोगे, रिवर्स यूजुअली रन फुल ज्यूरिंग समर, समर के टाइम रिवर अगर फुल रन कर रहा है, यानी कि पानी थ्रू आउट दी ईयर आपके पास, यानी कि पेरिनियल रिवर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास है, समर में उसी में पानी होगा जो पेरिनियल टाइप होगा। सो फिर आपको लैंड पे डालने की ही क्या नीड है, आप सीधे किस में डालोगे, आप सीधे पानी के अंदर डालोगे, लैंड में डालने की नीड भी नहीं है अगर आपके पास पानी थ्रू आउट दी ईयर अवेलेबल है। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। देयर इज़ नो रिवर और नेचुरल वाटर कोर्स हमारे पास। आगे बढ़िए, नंबर 11 देखिए,
The self-cleansing velocity in a sieve depends on BOD, soluble, slope of the sieve, ratio of depth of flow, सीवेज टू सीवर डायमीटर रेशो. सो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी VS की इक्वेशन हमने देखी थी, बार बार हमने देखी, ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हमने देखे. अच्छा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? BOD के ऊपर? जी नहीं. स्लोप के ऊपर? हाँ करेगी. रेशो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज टू सीवर डायमीटर रेशो, सो इनके ऊपर डिपेंड करेगी. सो 2 और 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा. बेस्ट क्या था? स्लोप, बट यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा बन रहा है. सो 2 और 3 आर दी राइट ऑप्शन. BOD तो बिल्कुल हमारा नहीं होगा, जहाँ पे 1 होगा, सो दैट वोंट बी दी ऑप्शन. नेक्स्ट इज हमारे पास नंबर 12. ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉपिट. बेसिकली ये हमारा एक टेक्निकल क्वेश्चन होता है सिविल इंजीनियरिंग में. मतलब किसी को भी पता होता है कि सॉपिट टर्म क्या होती है, इसलिए मतलब ड्यूरिंग लेक्चर्स हमने ये चीज़ नहीं देखी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक टेक्निकल टर्म होती है. बट स्टिल यहाँ पे हम देखते हैं द सिस्टम ऑफ पाइपर्स विच कन्वेज डिस्चार्जेस इन सेपरेट पाइपर्स टू ड्रेनेज सिस्टम. द सिस्टम ऑफ पाइपर्स जो कन्वे कर रहा है डिस्चार्ज इन सेपरेट पाइप्स टू ड्रेनेज सिस्टम. अ पाइप और कंड्यूट which is owned by a local authority for convenience of sewage genie, the highest point of the interior of the sewer pipe at the cross section. So ये हमारे पास होता है बेसिकली एक सीवर के अंदर हाईएस्ट पॉइंट इंटीरियर के साइड में. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है. सॉपिट क्या है? सॉपिट बेसिकली एक हाईएस्ट पॉइंट होता है किसके अंदर? सीवर के अंदर. क्लियर? नंबर 12. नेक्स्ट इज नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स इज रिलेटेड टू ट्रिकलिंग फिल्टर. इनमें से कौन सा रिएक्टर ट्रिकलिंग फिल्टर के रिलेटेड है? प्लग फ्लो, कंप्लीट मिक्सड, पैक्ड बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड. नाउ देखिए, अगर कंप्लीट प्लग फ्लो की बात करेंगे ASP में हमने देखा था, कंप्लीट मिक्स अगेन ASP में, या फिर जो हमारे पास एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस थी, एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस जो हमारे पास थी उसमें आपने देखा. अच्छा, जो फ्लूइडाइज्ड बेड होता है इसकी हमने बात कहीं पे नहीं की. ये बेसिकली आप ये मानिए जो हमारे पास स्लज ब्लैंकेट या फिर स्लज डाइजेस्टर वगैरह होता है उनमें उस केस में इसका यूज़ होता है. पैकर्ड बेड की हमने बात की थी ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर. सो ट्रिकलिंग फिल्टर में बेसिकली कौन सा रिएक्टर यूज़ होता है? पैकर्ड बेड रिएक्टर यहाँ पे यूज़ होता है किसमें? ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर. ये 2 किसमें हमारे पास होते हैं? ASP के अंदर. नंबर 14. A primary sedimentation tank is not required for activated sludge system, extended aeration system, trickling filter system, tapered activated sludge process using pure oxygen for aeration. So primary sedimentation tank is not required for कहाँ पे? extended aeration system में आपने देखा था primary sedimentation tank की नीड नहीं पड़ती है. नंबर 15. Consider the following statement in regard to aerobic and anaerobic treatment process. Aerobic and anaerobic treatment process के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे डाइजेस्टर की बात हो या फिर जनरल वे में हमारे पास बात हो. देखिए, बायोमास प्रोडक्शन इन दी एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस इज मोर एज कम्पेयर टू एनएरोबिक. सो पहले केस में बोल रहा है कि एरोबिक सिस्टम में जो बायोमास प्रोडक्शन होता है, बायोमास प्रोडक्शन ये हमारा एरोबिक में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनएरोबिक. सही बोल रहा है. स्टार्टअप पीरियड इज मोर इन द एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस एज कम्पेयर टू एनएरोबिक. जी नहीं, जो स्टार्टअप पीरियड हमारे पास होता है दैट इज मोर इन एनएरोबिक, क्योंकि एनएरोबिक हमारे पास क्या होती है? दीज आर स्लो रिएक्शंस या फिर स्लो प्रोसेस हमारे पास. सो ये हमारा रॉन्ग बन रहा है. एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज मोर इन एरोबिक. जी नहीं, एनर्जी आपको ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी? एनएरोबिक के केस में. सो खाली ए हमारा करेक्ट है, दैट इज़ 1 हमारा करेक्ट है. सो देयरफॉर डी. ए नहीं, ए मतलब 1 और 2. ए मतलब यहाँ पे मेरा था 1 बोलना. सो ओनली 1 हमारे पास है, ओनली 1 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है. ए में क्या दिया है? 1 और 2. जी नहीं, 2 हमारा रॉन्ग, 3 हमारा रॉन्ग. सो ओनली 1 इज करेक्ट ऑप्शन ईयर. नेक्स्ट इज नंबर 16. देखिए, Which one of the following types of samples is relevantly employed for the design of waste water treatment plant? कौन सा सैंपल आप यूज़ करोगे? ग्रैब सैंपल, कंपोजिट सैंपल, इंटीग्रेटेड सैंपल, एनी सैंपल. ज़्यादातर अगर हम बात करें वेस्ट वाटर की, सो 2 टाइप के सैंपल्स हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, ग्रैब सैंपल एंड कंपोजिट सैंपल. ग्रैब सैंपल मतलब इंडिविजुअल सैंपल. नाउ अब हम प्रेफर किसको करेंगे? जब भी हम डिज़ाइन करते हैं हम कंपोजिट सैंपल को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं. कंपोजिट सैंपल मतलब अलग अलग
सैंपल्स हम लेते हैं, सेम साइट के ऊपर हम होंगे एंड सेम साइट में हम क्या करेंगे, सेम साइट में हम क्या लेंगे, अलग अलग सैंपल्स लेंगे वेस्ट वाटर के, अलग अलग सैंपल्स लेंगे एंड इन सैंपल्स से हम बेसिकली एक पर्टिकुलर सैंपल देखेंगे, मतलब इन सैंपल्स को कंबाइन करके हम एक पर्टिकुलर सैंपल बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट सैंपल। एंड इसी में हम स्टडी करेंगे वेस्ट वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, बीओडी, डीओ वगैरह, पीएच वगैरह, इन सबको इसी में स्टडी करते हैं। सो कंपोजिट सैंपल हमारा मोस्टली यूज होता है किसमें, डिजाइन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। नेक्स्ट इज नंबर 17। In an aerobic attached culture system, the biomass of the biofilm medium surface interface experience। so बताइए, जो हमारा बायोफिल्म मीडियम इंटरफेस होता है एक अटैचड कल्चर सिस्टम में, बताइए बायोमास एट द बायोफिल्म मीडियम इंटर सरफेस बेसिकली क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। सो इट इज़ एन एरोबिक एंड इंडोजिनस मेटाबॉलिज्म। स्टडी किया था हमने किधर, ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, ये सब चीज़ें। सो एन एरोबिक एंड इंडोजिनस मेटाबॉलिज्म। Number 18. Secondary clarifier of an activated sludge process must be designed for effluent clarification। देखिए, आपने देखा था एएसपी में, एएसपी में आपका क्या क्या आ जाता है, पहले आपकी एरिएशन टैंक होती थी, है ना, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक के बाद आपका स्लज किधर जा रहा था, एसएसटी में। सो ये बेसिकली कंबाइनली एएसपी को बना रहा था। अब बोल क्या रहा है, सेकेंडरी क्लैरिफायर ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, ये एसएसटी की बात कर रहा है। मस्ट बी डिजाइनड फॉर एफ्लुएंट क्लैरिफिकेशन एंड सॉलिड थिकनिंग बोथ ऑफ विच रिलेट डायरेक्टली टू। बताइए, ये आप डिज़ाइन करोगे एफ्लुएंट क्लैरिफिकेशन, यानी कि जो यहाँ से एफ्लुएंट निकलेगा, एंड सॉलिड थिकनिंग जो इसमें हो रही है, बोथ ऑफ विच रिलेट डायरेक्टली टू। बताइए वो किसके साथ रिलेटेड होंगे, सरफेस एरिया, ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी ड्यू टू स्लज विड्रॉल, ग्रेविटी सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स रिलेटिव टू वाटर, अंडर फ्लो सॉलिड कंसंट्रेशन। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू सरफेस एरिया हमारे पास। सो डिज़ाइन पैरामीटर में कौन सा पैरामीटर इम्पैक्ट करता है, डिज़ाइन में कौन सा पैरामीटर इम्पैक्ट करता है, सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज नंबर 19। इन द फैकल्टेटिव पॉन्ड सिस्टम द एरोबिक जोन मे गेट एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स ड्यू टू। बताइए, फैकल्टेटिव पॉन्ड जो हमारे पास होते हैं, फैकल्टेटिव पॉन्ड, अच्छा अब क्या बोल रहा है इसमें, एरोबिक जोन मे गेट एक्सटेंडेड डाउनवर्ड ड्यू टू। एरोबिक जोन आपका बढ़ जाएगा अगर ये हमारे पास है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है कोई फैकल्टेटिव पॉन्ड, इसमें मतलब एरोबिक कंडीशंस भी होंगी हमारे पास, नीचे एन एरोबिक कंडीशंस होंगी। अब ये बोल रहा है कि एरोबिक जोन इसमें बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, काम वाटर्स अलोंग विद वीक सनलाइट, अगर हमारे पास काम वाटर्स होंगे अलोंग विथ वीक सनलाइट, मिक्सिंग बाय विंड एक्शन अलोंग विथ वीक सनलाइट। अच्छा, विंड के कारण मिक्सिंग होगी बट सनलाइट जो है वो वीक है। मिक्सिंग बाय विंड एक्शन अलोंग विथ पेनिट्रेशन बाय सनलाइट। सो मिक्सिंग कौन कर रहा है, विंड यहाँ पे, एंड जो सनलाइट है वो डीपली पेनिट्रेट कर रही है। सो बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। इस कंडीशन के कारण यहाँ पे एरोबिक कंडीशन बढ़ जाएंगी जब सनलाइट ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट करेगी। सो नेक्स्ट इज नंबर 20। During sewage treatment, effluent from which one of the following treatment units has minimum weight by volume amount of suspended solid? So आपको बोल रहा है कि minimum weight upon volume किसमें मिनिमम होगा, मिनिमम मतलब देयरफॉर वॉल्यूम ज़्यादा वेट कम, देयरफॉर जो हमारे पास स्लज है, स्लज का वेट कम एंड वॉल्यूम जो हमने रखा है टैंक का वो हमने ज़्यादा रखा है एज़ कम्पेयर टू जो वेट आ रहा है स्लज का। सो दिस इज़ मिनिमम। अच्छा बताइए, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एफ्लुएंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एफ्लुएंट जो निकलेगा किसका, वेट बाय वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो हमारे पास मिनिमम होगा, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा वेट कम होगा। डेट्रिटस चैनल, फिर प्राइमरी सेडमेंटेशन टैंक, फिर सेकेंडरी सेडमेंटेशन टैंक, देन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। सो इट इज़ हमारे पास सेकेंडरी सेडमेंटेशन टैंक। बताया था किसका स्लज हैवी होता है, किसका स्लज लाइट होता है, किस में वॉल्यूम ज़्यादा बनेगा, किस में वॉल्यूम कम बनेगा, जब इन दो को कंपेयर करके हमने देखा था, याद है ना। सो इट इज़ सेकेंडरी सेडमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट इज नंबर 21। Which one of the following aspects should be considered at the time of final selection of sewage treatment plant?
बताइए, जब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मतलब सिलेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस साइट पे हम क्या कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाएंगे, सो आप कौन सा एस्पेक्ट, आप कौन सा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ध्यान में रखते हो वाइल कंसिडरिंग एट टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? मतलब आप यहाँ पे बनाओगे या फिर आप यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे, कहाँ पे बनाओगे, आप कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट करोगे? दिस साइट शुड बी सेफ फ्रॉम फ्लड्स फॉर ऑल द टाइम। सही बात है, जहाँ पे आप बना रहे हो, जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हो, दैट शुड बी अबो हाई फ्लड लेवल। क्लियर? जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप बनाओगे दैट शुड बी अबो हाई फ्लड लेवल, सो ताकि फ्लड्स जो हैं, फ्लड सीवेज को अपने साथ बहा के ना ले जाए एंड कंटेमिनेशन, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी कंटेमिनेशन ना हो जाए। सो सही बात है। फिर द साइड शुड नॉट बी सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द विंड, सो दिस इज़ रॉन्ग। जो हमारे पास साइट है इट शुड बी एक्चुअली ऑन लीवर्ड साइड। एक है विंडवर्ड साइड, दूसरा हमारे पास लीवर्ड साइड। क्या कहते हैं इसको, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अगर विंड यहाँ से आ रही है, ये इधर की ओर जा रही है, सो दिस इज़ विंडवर्ड साइड, दिस इज़ लीवर्ड। जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन इधर की ओर होगी, यहाँ पे आप बनाओगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ताकि विंड यहाँ से आए, इसको जो भी ऑर्डर यहाँ से आ रहे हैं, गैसेस बन रहे हैं, उनको यहाँ से दूर लेके जाएं पॉपुलेशन से। सो आप बेसिकली इसको रखते हो ऑन लीवर्ड साइड, ना कि टूवर्ड्स विंडवर्ड साइड। फिर दिस इज रॉन्ग, दिस साइड शुड बी एज फार एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द टाउन। नहीं, आप क्या करते हो, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ये चाहते हो आपकी बिल्कुल, जो हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा टाउन है, बिल्कुल टाउन के बगल में रहे, क्योंकि अगर आप दूर रखोगे इसको, अब जो खर्चा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जितना आप दूर रखोगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, जो आपका टाउन है वहाँ से खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आपका स्कीम है वो अनइकोनॉमिकल बन जाएगा, क्योंकि पैसों का भी ध्यान रखना होता है इस साइड पे। फिर द सब सॉइल वाटर लेवल एट दिस साइट शुड नॉट रिमेन लो इवन ड्यूरिंग मानसून। सो गलत बोल रहा है, जो सब सॉइल वाटर लेवल है वो लो रहना चाहिए, वाटर लेवल यहाँ पे, एंड जो आप यहाँ पे बेड दे रहे हो या फिर फाउंडेशन दे रहे हो वो यहाँ पे होना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, इनकी इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप बीच में होना चाहिए। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज राइट, दिस साइट शुड बी सेफ फ्रॉम फ्लड्स ऑल द टाइम। नंबर 22, शायद 30, मतलब 30 के नीचे ही ये क्वेश्चन हमारे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, द एक्सेसिव एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर वेस्ट वाटर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अल्कली और एसिड। किधर गए? The excessive acidity or alkalinity of the particular wastewater is neutralized by adding alkali or acid, and this is achieved in. So excessive acidity and alkalinity अगर waste water के अंदर है, इसको आप न्यूट्रलाइज करोगे बाय एडिंग अल्कली या एसिड। ये तो पता है, मतलब अगर एसिडिटी ज़्यादा है आप अल्कली यूज़ करोगे, अगर अल्कलिनिटी ज़्यादा है आप एसिड यूज़ करोगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अच्छा, दिस इज अचीव्ड इन सेडिमेंटेशन टैंक। क्या सेडिमेंटेशन टैंक में आप ऐसा करते हो? इक्वलाइजेशन टैंक, फ्लोक्लेशन टैंक, प्यूरिफिकेशन टैंक। सो सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलमेंट होता है, फ्लोक्लेशन टैंक में भी अगेन आप क्या करते हो, आप अलम वगैरह यूज़ करते हो, कोगलेंट यूज़ करोगे, फिर आगे जाकर बेसिकली सेटलिंग कराओगे। प्यूरिफिकेशन टैंक में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, क्लोरीनेशन वगैरह यूज़ करके उसको प्यूरिफाई कर सकते हो। इट इज़ इक्वलाइजेशन टैंक, देखा था हमने। देखिए, जो इक्वलाइजेशन टैंक हमारे पास है इसके दो काम होते हैं। ये अगर हमारे पास है इक्वलाइजेशन टैंक, यहाँ से जो हमारे पास यहाँ से जो फ्लो आ रहा है, क्लियर, यहाँ से जो हमारे पास फ्लो आ रहा है जो कि अनस्टडी आ रहा है, यानी कि अलग अलग रेट्स में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग रेट्स पे, कभी ज़्यादा कभी कम आ रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम स्टडी बनाते हैं। क्या करते हैं? स्टडी, यानी कि एक मतलब सिंपल वे में हम क्या करते हैं, इस फ्लो को, जो यहाँ पे अनस्टडी फ्लो आ रहा था, मतलब डिस्चार्ज कम ज़्यादा आ रहा था, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉन्स्टेंट करते हैं, यानी कि फ्लो को इक्वलाइज करते हैं। किसका काम है? इक्वलाइजेशन टैंक का पहला काम। जो दूसरा काम है वो इसका है न्यूट्रलाइजेशन। जो दूसरा काम इसका होता है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिड न्यूट्रलाइजेशन या फिर बेस न्यूट्रलाइजेशन का ध्यान रखना। सो ये दो काम होते हैं किसके हमारे पास, फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक है। सो इट इज़ ऑप्शन बी हमारे पास। नंबर 23, विच among the following brings about the hazardous waste management and handling रूल्स इन इंडिया। बताइए, जो hazardous waste management and handling रूल्स हैं उनको इंडिया में कौन लाता है? CPCB, MEF
या फिर MUD या फिर MRD, बताइए। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, या फिर रूरल डेवलपमेंट। सो इन दो की हमने इन्वायरमेंट में बात नहीं की। सो इट इज़ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो बेसिकली है MOEF जो हमारे पास होता है बेसिकली वही ये रूल्स लाता है कि इनको हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स इन इंडिया किसके द्वारा लाए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। सो CPCB इज नॉट द राइट ऑप्शन। नंबर 24, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द कंपैक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज। देखिए कंपैक्शन रेशियो होता क्या है, इट इज डेंसिटी बेसिकली आफ्टर कंपैक्शन, डेंसिटी आफ्टर कंपैक्शन डिवाइड बाय डेंसिटी बिफोर कंपैक्शन। डेंसिटी आफ्टर कंपैक्शन कितनी थी, डेंसिटी बिफोर कंपैक्शन कितनी हमारे पास है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। क्लियर। अच्छा, यानी कि जब आप वेस्ट को क्या करोगे, कंपैक्ट करोगे, जो बताया था प्रोसेस, यानी कि आप क्या करोगे, उससे पानी वगैरह निकालोगे, दैट इज कंपैक्शन हमारे पास। क्लियर। जिस टाइम आप पानी वगैरह निकालोगे एंड उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस करोगे। सो इट इज सिंपली डेंसिटी आफ्टर कंपैक्शन डिवाइड बाय डेंसिटी बिफोर कंपैक्शन हमारे पास। सो इट इज हमारे पास डिफाइंड एज द रेशियो एज कंपैक्टेड डेंसिटी टू द डिस्कार्डेड डेंसिटी बिफोर कंपैक्शन। मतलब आपने सॉलिड को क्या किया था, सिंपली डिस्कार्ड किया था, उसके बाद आपने कंपैक्ट किया, इट इज कंपैक्टेड डेंसिटी, ऐसे भी आप कह सकते हो। सो इट इज रेशियो ऑफ कंपैक्टेड डेंसिटी डिवाइड बाय डिस्कार्डेड डेंसिटी, या फिर डेंसिटी आफ्टर कंपैक्शन डिवाइड बाय डेंसिटी बिफोर कंपैक्शन। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज नंबर 25। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लैंडफिल्स। लैंडफिल्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है। द लैंडफिल्स मस्ट बी प्रोक्सिमेट टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। लैंडफिल्स आर नॉट कंपेटेबल विथ एयरपोर्टिंग। द बॉटम ऑफ द लैंडफिल मस्ट बी बिलो द हाइएस्ट एक्सपेक्टेड ग्राउंड वाटर एलिवेशन। सो अगर आपको क्वेश्चन पता भी नहीं होता तब भी इसको आप कर पाते लॉजिकली, लॉजिक्स का यूज़ करके। दी बॉटम ऑफ लैंडफिल मस्ट बी बिलो दी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड ग्राउंड लेवल। जो लैंडफिल आप बना रहे हो, सो ये बोल रहा है कि जो बॉटम है इस लैंडफिल का, दी बॉटम ऑफ लैंडफिल मस्ट बी बिलो दी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड ग्राउंड वाटर एलिवेशन। मतलब ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल हमारे पास है वो इधर है पानी, ये बोल रहा है कि ये इसके बिलो होना चाहिए जो इसका बॉटम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ऐसा होना चाहिए, जी नहीं, क्योंकि पानी सीधे किधर आ रहा है, आपके लैंडफिल में आ रहा है, ये सीपेज करेगा। क्लियर। नियर बाय वाटर बॉडीज में जाएगा, लोगों में बेसिकली क्या होंगे, वाटर बोरन डिजीज फैल जाएंगे। क्लियर। सो देयरफॉर ये हमारा इनकरेक्ट है। सो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, करेक्ट। सो बाय डिफॉल्ट 1 और 2 हमारा करेक्ट होगा। दैट इज लैंडफिल मस्ट बी प्रोक्सिमेट टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। बिल्कुल ध्यान रखना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का। फिर लैंडफिल्स आर नॉट कंपेटेबल विथ एयरपोर्टिंग। एयरपोर्ट से बेसिकली कितना दूर होना चाहिए आपका लैंडफिल, या फिर नियर बाय वाटर बॉडी जो है उससे कितना दूर होना चाहिए, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे। नंबर 26 एंड नंबर 27 एंड इसी के साथ ये हमारा एंड होगा। देखिए ध्यान से देखिए, लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सूटेबल एक्सक्रीट डिस्पोजल यूनिट फॉर रूरल एरिया वुड बी सोक पिट, पिट प्रिवी, लीचिंग सीस पूल, देन हमारे पास सेप्टिक टैंक। इनकी हमने थोड़ी सी बात की है, इन सभी की प्रीवीज की हमने बात नहीं की थी क्योंकि प्रीवीज को मतलब पूछा भी नहीं जाता है। अब रिसेंटली 1-2 क्वेश्चन प्रीवीज के ऊपर आए हैं। अच्छा, फिर व्हाट इज द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ पिट प्रिवी, सेप्टिक टैंक एंड टाइल फील्ड, कंपोस्टिंग टॉयलेट, सीपेज पिट्स, प्लास्टिक पाइप विथ होल्स। अच्छा, ये प्रीवियस हमारे पास होती क्या है, देखिए आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल हम देखते हैं सेप्टिक टैंक्स हमारे पास हैं। क्लियर। सेप्टिक टैंक। अच्छा, मतलब आपके घर में क्या होता है, आपके घर में वेल डेवलप्ड वॉशरूम होता है, ये आपके घर में क्या है, वॉशरूम। अच्छा, फिर ये वॉशरूम विद दी पाइप्स वगैरह किसके साथ कनेक्टेड रहता है, आपके सेप्टिक टैंक से। सो यहाँ से जो वेस्ट वाटर है किधर जाता है, सेप्टिक टैंक में, फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह हमने देखा हुआ है। सो दिस इज हमारे पास, ये हमारा मॉडर्न सिस्टम है, सेप्टिक टैंक वगैरह। नाउ प्रीवीज क्या होते हैं, प्रीवी बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जहाँ पे ऐसे हमारे पास जो हम फिशेस वगैरह करते हैं, ह्यूमन्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, उन फिशेस की ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होती है। प्रीवीज क्या होते थे, प्रीवीज में होता था बेसिकली आपने क्या किया, देखिए
आपने क्या किया, जिसको लैट्रीन, सिंपल वे में लैट्रीन भी जिसको बोला जाता है, आपने क्या किया, बेसिकली देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रीवी एंड लैट्रीन, बट सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हो। देखिए आपने क्या किया, ये कोई एरिया है मतलब आपके बगल में, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वुडन लैट्रीन जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया, आपने वुडन लैट्रिन को कंस्ट्रक्ट किया, फिर यहाँ से आप गैप रखते हो, फिर बंदा आ जाता है इस टॉयलेट सीट के ऊपर बैठेगा एंड यहाँ से फीसेस करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रीवी। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्रीवी। फिर अलग अलग टाइप्स के प्रीवीज हमारे पास हैं। नाउ उतना आपको डिटेल में यहाँ पे जानने की नीड है। सो इन्हीं को, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज हमारे पास प्रीवी। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो इमरजेंसी फीसेस के लिए होते हैं हमारे पास, या फिर वेस्ट को आउट करने के लिए जो इमरजेंसी चीज़ें हमारे पास होती थी पहले ज़माने में, आजकल मतलब अभी गाँव वगैरह में आपको थोड़ा बहुत दिखता है बट ज़्यादा लेवल पे नहीं। अच्छा, द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सूटेबल एक्सक्रीट डिस्पोजल, या फिर अगर आप कहीं दूर जाओगे क्लियर ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, वहाँ पे तो मतलब ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको ऐसे ही मतलब काम चलाना पड़ता है। द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सूटेबल एक्सक्रीट डिस्पोजल यूनिट फॉर रूरल एरियाज वुड बी, सो इट इज़ हमारे पास पिट प्रीवी। सो इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते हैं पिट प्रीवी। फिर मतलब यहाँ पे ये चीज़ें ओपन होती हैं, फिर यहाँ से क्या किया जाता है, मतलब एयर वगैरह, फिर जो भी यहाँ पे वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजन हो जाती है अंडर बैक्टीरिया वगैरह। सो यहाँ पे एंड एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, हम बोर होल्स यहाँ पे खोदते हैं, मतलब 10-12 मीटर बोर होल खोदेंगे, ऊपर से इसी में जा सकता है। ये एक और तरीका होता है बोर होल प्रीवी हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास होती है एक्वा प्रीवी। एक्वा प्रीवी भी होती है, उसमें हम पानी वगैरह का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप पानी का यूज़ नहीं करते हो। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पिट प्रीवी के अंदर। क्लियर, सो इट इज़ हमारे पास, दिस इज लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सूटेबल एक्सक्रीट डिस्पोजल, इट इज़ पिट प्रीवी हमारे पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ पिट प्रीवी? सेप्टिक टैंक, टाइलर फील्ड, कंपोस्टिंग टॉयलेट, सीपेज पिट्स, प्लास्टिक पाइप्स विथ होल। सो लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ पिट प्रीवी, सो इट इज़ हमारे पास सेप्टिक टैंक एंड टाइल फील्ड। सो आजकल हम क्या करते हैं, पिट प्रीवी का यूज़ नहीं किया जाता है, अब किन का यूज़ किया जाता है, सेप्टिक टैंक वगैरह का यूज़ किया जाता है। सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यूपीएससी ईएससी में पूछे गए थे रिसेंट ईयर्स के अंदर। सो आई होप यहाँ से भी आपके जो प्रैक्टिस वगैरह है वो हो चुकी होगी। एंड अब ये हमारा अभी तक का लास्ट मॉक सेशन था एंड आई बिलीव कि जो टेक्निकल पोर्शन आपका है वो बढ़िया हो चुका है। अब जस्ट आपको रिवाइज करने की नीड है। एंड जो मॉक्स में हमने अराउंड 26 मॉक्स किए हैं, इनमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में मतलब डाउट हो रहा है या फिर आपसे मतलब अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, री अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, उन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उनको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो। एंड साथ में जो नोट्स हैं दे आर मस्ट, क्योंकि नोट्स आपको हेल्प करेंगे। साथ में जो भी हमने सेशंस लगाए हैं, मतलब ढेर सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे देखे हैं। एंड इसके बाद अब आप के लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस बंदे का सिलेक्शन होगा, किसका नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट द लक ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। बट उससे पहले जो आपने मेहनत की थी एंड बिलीव, अपने आप के ऊपर बिलीव रखें कि डेफिनेटली अल्लाह आपके साथ बढ़िया करेगा। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड जितना हमारी तरफ से हो सकता था उतना हमने यहाँ पे आपको दिया, मॉक्स कराए, मतलब ढेर सारे जो एग्ज़ाम्स हमारे पास हैं, ढेर सारी बुक्स अवेलेबल हैं टेक्निकल पोर्शन में, उन सब बुक्स से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब डिपेंड करता है कि पेपर आपका कहाँ से आता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस मतलब इससे ज़्यादा लेवल आपका नहीं होगा। जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, मतलब जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी हमने लगाए हैं यूपीएससी के, गेट के, एसएससी के, या फिर गुप्ता में जो क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मतलब हर जगह हमने स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि हमने खाली वन लाइनर्स देखें। जब हमने कोर्स किया था उस टाइम हम वन लाइनर्स ही देख रहे थे। फिर उसके बाद शायद मॉक 8 से हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पिक करना, बाकी क्वेश्चन को यहाँ पे पिक करना। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से।